नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। मैं आपका दोस्त हार्दिक सोनी, बागीधोरा जिला बांसवाड़ा में एक बार फिर आपका गांडीव एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। निकल पड़ा है कारवा जो धधक रहा था सालों से, अब की बार पड़ा है पाला गांडीव के रखवालों से, गांडीव के रखवालों से। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने किस प्रकार मानव के विकास के बारे में चर्चा की थी। आइए आज इस सेकंड वीडियो में धीरे धीरे इसका और आगे की ओर अध्ययन करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था किस प्रकार से मानव का यह विकास दर जो पहली है हम देख रहे हैं, रामापिथेकस जो आप सबसे पहले वाला चित्र देख रहे हैं, इसकी उत्पत्ति लगभग 2 से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में मानी गई है। और मैंने कल भी बताया था जो भारत में इसकी जो साक्ष्य हैं वो शिवालिक की पहाड़ियों में मिलते हैं। उसके बाद जो द्वितीय इनका जो क्रमिक विकास दर था वो ऑस्ट्रेलिया पिथेकस कहा जाता है। यह आदि मानव अफ्रीका महाद्वीप के ट्रांसवेल पोल के टोंग नामक शहर में मिले गए। उसके बाद हेमोराइटेकस, निएंडरथल, क्रोमैग्नोन और होमोसेपियंस, आधुनिक मानव अपन जो जिसको कहते हैं उसको होमोसेपियंस कहते हैं। यह धीरे धीरे किस प्रकार से आग का आविष्कार करता है, किस प्रकार से पाषाण युग में यह शिकार के लिए यंत्र का आविष्कार भी करता है, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। आप यह चित्र देख रहे हैं किस प्रकार से आदि मानव जंगलों से लकड़ियों, पाषाण आदि का प्रयोग करके सबसे पहले उन्होंने आग लगा ही ली थी, उनसे धीरे धीरे यह शिकार के जो यंत्र होते हैं उनका निर्माण कर रहे हैं। जो सबसे पहले ये आदि मानव थे वह समूह में नहीं अलग अलग रहते थे, क्योंकि वह यह खुद भी एक दूसरे से डरते थे। परंतु धीरे धीरे जैसे ही इनमें समझ में आई तो यह एक दूसरे के पास में रहने लगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं। दूसरा चित्र मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से यह समूह में रह रहे हैं, समूह में निवास मध्य पाषाण युग में रह रहे हैं। जो तीसरा है किस प्रकार से आदि मानव यह नदियों के पास में सामाजिक परिवार के रूप में यह निवास कर रहा है। अधिकतर जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे सिंधु नदी के पास में हड़प्पाकालीन साक्ष्य, हमारे राजस्थान में भी अनेक साक्ष्य मिले हैं, यह अधिकतर नदी के पास में मिले हैं। ये नदी के पास इसलिए रहा करते थे ताकि जल्दी से इनको पानी की व्यवस्था हो जाए। पुराने ज़माने में कोई परिवहन के साधन नहीं हुआ करते थे, तो नदी से नाव के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि वास्तविकता में इतिहास क्या है। कल भी मैंने इसका थोड़ा बहुत जिक्र किया था। अतीत यानी बहुत सारी पुरानी घटनाएं। अब पुरानी घटनाओं में हम सारी घटनाएं तो नहीं ले सकते हैं, जो हमारे मानव जीवन को प्रभाव करे, हमारे भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करे, ऐसी ही घटना को हम लेते हैं। इनका एक वास्तविकता में क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए, और क्रमबद्ध अध्ययन के साथ साथ हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कल हमने साक्ष्यों की बात की थी, अभिलेख हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, गुहा अभिलेख हैं, उसके बाद सिक्के हैं। तो इसकी जो पूरी परिभाषा हम कहेंगे कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन जिनके साक्ष्य हमें मौजूद हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास के वर्गीकरण में जो मुख्य 3 बातें यह हैं कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी आधुनिक और वर्तमान काल। इसकी जब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले काल की, वह है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को जब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे परिवार में किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तब न तो उसको कोई बोलना आता है, न ही उसको कुछ लिखने आता है। इसका मतलब इस काल में इसके न तो कोई साक्ष्य मौजूद हैं और न कोई लिपि वगैरह लिखी गई है, इसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल।
दूसरी जब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल के अंतर्गत हमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, परंतु आज तक उनको पढ़ा नहीं गया है। इसका भारत में सबसे बड़ा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें जो लिपि है वो बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं दोनों ओर लिखी गई है। बहुत ही इतिहासकारों ने इस पर गहन अध्ययन किया है, परंतु आज तक इसको कोई भी पढ़ नहीं पाया है। अब हम तीसरी जो बात करते हैं ऐतिहासिक कालीन, इसमें लिखित साक्ष्य मौजूद भी हैं एवं इनको हमने पढ़ भी रखा है। इस प्रकार से हम 3 काल की चर्चा करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हाँ दोस्तों, जैसे कि कल बताया था, इतिहास में 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब हम आज से मुख्यतः प्राचीन भारत की चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में भी पाषाणकालीन सभ्यताएं, लोह युगीन, ताम्र युगीन, उसके बाद जनपद, मौर्य, गुप्त आदि अनेक कालखंड से हम प्रारंभ करेंगे। जो आज पहली जो घटना है वो है पाषाण काल। सबसे पहले जो आदि मानव था वह पाषाणों के ही संपर्क में आया था। तो जो पाषाण काल है इसमें औजारों की बनावट मुख्यतः हम देखते हैं। इसको भी पुनः 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन। आइए हम धीरे धीरे इसकी चर्चा करते हैं कि पूरा पाषाणकालीन में वो किस प्रकार के पत्थरों से बने हथियारों का प्रयोग करता था। जैसे जैसे धीरे धीरे उसमें समझ आई, फिर वह मध्यकालीन में किस प्रकार से औजारों का और प्रयोग करने लगा, उसमें किस प्रकार से और विकास करने लगा, और नवपाषाण में किस प्रकार से उसने उपयोग किया। आप यह चित्र देख रहे हैं कि किस प्रकार ए वाले भाग में यह बड़े बड़े पाषाण ABCD में मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार बड़े बड़े पत्थरों का वो प्रयोग करता था, ताकि उसमें पहले पूरा पाषाण काल में उसमें इतना विकास नहीं था। नीचे आप चित्र में यह देख रहे हैं कि किस प्रकार बड़े बड़े पत्थरों को यह साइड में से, जैसे कि वह यहाँ से पकड़कर, जैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से वो पकड़कर शिकार करते थे। ठीक है, ये नुकीले भागों का प्रयोग करते थे ताकि किसी भी हिरण वगैरह को मारकर उनका मांस खाया जा सकता था। पुराना पाषाण में आग का भी आविष्कार इतना सही तरीके से नहीं हुआ था, वो लोग कच्चा ही मांस खाते थे। देख रहे हैं आपके सामने अलग अलग प्रकार के चित्र का प्रयोग किया गया। बड़े बड़े पत्थर थे उस समय में। आप यह जो चित्र देख रहे हैं वह मनुष्य पूरा पाषाण से मध्य पाषाण से होकर नव पाषाण में जिस प्रकार से प्रवेश करता है, उस प्रकार के सारे मैंने आपको चित्र बता रखे हैं। आप यह देख रहे हैं मृदभांड यानी मिट्टी के प्रयोग से किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया है। पहले वो पत्थरों की ही कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, अब इसमें लकड़ी का प्रयोग करते हुए कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया है। यह आप देख रहे हैं दाताई, यह भी एक पत्थर का ही है। किस प्रकार से और भी घर के प्रयोग में होने वाले बर्तनों को मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी PDF आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में आपका नंबर पिन कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको PDF उपलब्ध करवा देगी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ संपूर्ण पाषाणकालीन औजार। अनेक औजारों के माध्यम से शिकार का प्रयोग, खुद की रक्षा, क्योंकि उस समय में बहुत जंगली जानवर, खुद की रक्षा भी एक महत्वपूर्ण समय था वहाँ पर। आराम से आप इन चित्रों का देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े पत्थर, यहाँ पर उनको नुकीले पत्थर की बहुत ही आवश्यकता रहती थी और उनको आसानी से पकड़कर उनका प्रयोग किया जा सके। और देखिए आपके लिए चित्र गूगल के माध्यम से
बहुत सारे चित्र आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। देख रहे हैं आप अनेक अनेक प्रकार के अनेक अनेक पाषाणकालीन औजार। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब इसकी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है पुरा पाषाण काल की। मैंने आपको बताया था कि पुरा पाषाण काल आदिम मानव की उत्पत्ति हुई थी एवं इसको जो मुख्यतः इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम हम अफ्रीका महाद्वीप में मानते हैं। इस समय यह पत्थरों का, बहुत जो बड़े बड़े पत्थर होता है उसका उपयोग करता था, क्योंकि उस समय इतने विकास के संसाधन नहीं थे एवं उनमें जो बुद्धि का विकास है वह भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। ठीक है, जो मानव है वह सबसे पहले हाथ से बनी हस्तकुट यानी हाथ के औजारों का प्रयोग करता था। जो हस्तकुठार नामक औजार है वह सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कर्नाटक राज्य के पल्लवरम नामक से खोजा गया था। इस समय यह जो जनजाति वो थी वो बहुत घुमक्कड़ थी, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आदि मानव, मैंने आपको बताया कि समूह में निवास नहीं करता था क्योंकि वो एक दूसरे से डरता था। इस कालखंड में आग की खोज हो गई थी, परंतु उसका पूरा सदुपयोग वो नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी आग से उनकी जो रहने का निवास स्थान था वो भी जल जाने की इनकी डर थी। वो आग से भी पहले डरते थे एवं आग का जो सही प्रयोग है वो आग लगाने के बाद जो जंगली जानवर थे उनके पास में नहीं आते थे, इसलिए भी वह आग का प्रयोग करते थे। और यह जाति आदि मानव केवल उपभोक्ता थे। यह पूरा पाषाणकालीन की मैंने आपको जो जानकारी है वो आपके सामने रखी है। अब पुरा पाषाणकालीन के जो अवशेष जो भारत में हमें प्राप्त हुए हैं, भारत एवं राजस्थान में जो प्राप्त हुए हैं, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण है वह है शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियों में भारत में जो सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी से पश्चिमोत्तर की ओर और नेपाल पाकिस्तान में 1600 किलोमीटर से अधिक दूरी तक इसका विस्तृत क्षेत्र है। जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है वह भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश। तीसरा राजस्थान में हम जो देखते हैं तो इसका है डिंडवाना नागौर क्षेत्र में, जायल नागौर क्षेत्र में और बूढ़ा पुष्कर अजमेर क्षेत्र में इसके अवशेष हमने देखे हैं। अब हम चलते हैं जो दूसरा टॉपिक है मध्य पाषाण काल। इसमें जो आदि मानव है वह समूह में रहने लग जाता है एवं आदि मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। इन्होंने सर्वप्रथम कुत्ते को पाला था। इस समय में जो बड़े बड़े पत्थर थे उसको अब छोटे रूप में प्रयोग करने लग गए। इसको मैक्रोलिथिक एज कहा जाता है, जो छोटे आकार के पत्थरों का औजार का प्रयोग करते थे। इसमें आदि मानव के मृतक संस्कार करना प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण के जो स्थान हमको जो भारत एवं राजस्थान में जो मुख्य मिलते हैं वो सबसे बड़ा स्थान राजस्थान का है बागोर भीलवाड़ा। कई बार प्रश्न पूछा गया है, यदि पूछे कि पाषाणकालीन, ताम्रकालीन, लोह युगीन में कौन कौन सा अवशेष कहाँ पर, तो हम आंसर देंगे पाषाण। और पाषाण में भी पूछे तो मध्यकाल में इसका आंसर आएगा बागोर भीलवाड़ा, आजमगढ़ मध्य प्रदेश, सांभर, चिराद और मधल। ये अनेक स्थानों को भारत एवं राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। अब हम चर्चा करेंगे नवपाषाण काल की। नवपाषाण में मैंने आपको बताया था आग तो वो पूरा पाषाण में ही लगाना सीख गया था, परंतु इसका आप सही सदुपयोग जैसे कि मांस को पकाकर खाने में, औजारों को सही नए आकार देने में इसका प्रयोग सही रूप से करने वो लग गया था। यह जो मानव है पहले वह पेड़ों पर रहता था, नदी के किनारे रहता था, अब वह बसावट यानी घर बनाने लग गया धीरे धीरे। इसके जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो पाकिस्तान देश के मेहरगढ़ स्थान से प्राप्त होते हैं। पहले वह कच्चा मांस, अब धीरे धीरे वह भोजन के लिए कृषि का प्रयोग करने लग गया।
इस कालक्रम में जो मुख्य बात है वह पहिए का आविष्कार उसने धीरे धीरे कर लिया था, क्योंकि पहिया एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हम मानते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम जो धातु है वह तांबे धातु का प्रयोग किया है। मृदभांड मैंने आपको बताया था, मिट्टी का घड़ा, उसने यहाँ पर प्रयोग इसका कर लिया है। अब खाद्य संग्रह यानी कि जो कृषि करता था उसके बाद जो भोजन उसको प्राप्त होता था, जो अन्न उसको प्राप्त करता था, उसके लिए खाद्य संग्रह का भी वो उपयोग करता था। अब जो भारत में इसके स्थान प्राप्त हुए हैं उसके उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। इसका महत्वपूर्ण जो भारत में स्थान है वह है बुर्ज होम, ठीक है। उसके बाद गुरुकराल, इसको कुम्हारों की गुफा भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमने पूरा पाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण, तीनों पाषाणकालीन युग की हमने चर्चा की है। दोस्तों, यह वीडियो गांडीव एकेडमी की तरफ से चलाई जा रही है। इसमें सारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बहुत ही तपस्या से यह वीडियो बनती है, ठीक है। आपको PDF चाहिए तो ज़रूर अवश्य मिलेगी, ठीक है। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आपका दोस्त हार्दिक सोनी।